हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज के ऊपर हम एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि हमारे पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी एग्जाम के। और ये जो सेशन है वो सीएपीएफ, सीडीएस और एफकेट और एनडीए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज पूरा सेशन आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ना केवल एमसीक्यू बल्कि इस एमसीक्यू के माध्यम से बनने वाले और भी जो क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि हम पूरा का पूरा वैदिक पीरियड या वैदिक एज जो है वो इस सिंगल वीडियो से रिवाइज करने वाली है। तो प्लीज वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका वैदिक एज पूरा का पूरा रिवाइज हो सका। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया द टर्म व्रता गना एंड श्रद्धा पर्टेन्स टू, यानी कि हमारी जो पहली टर्म है जो कि एंशिएंट इंडिया के अंदर यूज करी गई है, जो कि व्रता गना और श्रद्धा है, ये किसके लिए यूज करी गई है? क्या ये लैंड ओनर्स थे, क्या ये ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, या फिर ये सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे, या फंक्शनरीज हुआ करते थे किंग के? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइबल ग्रुप, यानी कि हमारे ट्राइबल ग्रुप हुआ कर सकते थे। हमें इसके बारे में पता कैसे चला कि ये ट्राइबल ग्रुप है? तो बेसिकली जब हम अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस समय जो राजा था वो कोई स्टैंडिंग या फिर रेगुलर आर्मी जो है वो मेंटेन नहीं करता था, लेकिन फिर भी जब भी राजा को वॉर में जाना होता था या राजा को युद्ध लड़ने जाता था तो वो अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो निर्भर होता था। और ये बेसिकली जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होते थे, ये कुछ ग्रुप्स होते थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते थे जो कि मिलिट्री फंक्शन को परफॉर्म करते थे, जिसमें कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिनके नाम है व्रता, गना, ग्रामा, श्रद्धा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे टोटल जो ग्रुप के नाम दिए गए हैं ना, ये हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं, और इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट होता है। अब बात ये उठती है कि जब राजा स्टैंडिंग आर्मी रखता नहीं था तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता कैसा था? तो बेसिकली उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली ट्राइबल सिस्टम टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। और मिलिट्री जो के बोल सकते हो कि मिलिट्री के जो पावर थी या जो मिलिट्री का एलिमेंट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और काफी ज्यादा मजबूत पक्ष भी हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बोले तो यहाँ पर जो कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि लोग जो है कोई कंटिन्यूअस एक जगह रुक करके नहीं रहते थे। वो आज एक जगह पर तो दूसरे दिन किसी दूसरे जगह पर जाकर के रहा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी टेरिटोरियल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ करता था। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड हुआ करती थी, वहां के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो 5 इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस जो है वो परफॉर्म किया करते थे। जिसमें कि हमारा सबसे पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा होता है देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ और चौथा होता है मूष यज्ञ। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा भूत यज्ञ। इसे जो है वो उस समय के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो ये बेसिकली हमारी होती है बात अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। यही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में 5 यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, लेटर वैदिक में ये 3 यज्ञ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसमें आपको वाजपेय एक मिल जाएगा जो कि आपका रथ रेस बेसिकली होता था, जिसमें आपको रथ को जो है वो दौड़ाई जाती थी। एक हमारा होता था राजसूया जो कि कंस्क्रिप्शन होता था, और एक और कोई होता था, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक में कौन कौन से सेक्रीफिशियल परफॉर्म किए जाते थे वो भी हमने देख लिया, और हमने ये भी पता कर लिया कि जो हमारे ये ग्रुप है ये किस चीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टैक्सेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ द महाजनपदास इज इनकरेक्ट। यानी कि जो महाजनपदास का समय था, जब रूल चल रहा था महाजनपदास का, यानी कि हम लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो टैक्सेस लिए जाते थे उनके संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टैक्सेस ऑन क्रॉप वाज फिक्स्ड एट अ 1/6 ऑफ द व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप फसल उगा रहे हैं, क्या उसका 1/6 जो है वो फिक्स था कि आपको टैक्स के रूप में दे देना है? तो बिल्कुल ये जो है वो फिक्स था, क्योंकि आप कोई भी फसल उगाते थे राजा को 1/6 आपको देना पड़ता था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो वस्तु है, सामान है, जब उसे खरीदा या बेचा जाता था तो राजा का उसके ऊपर टैक्स बनता था और वे उस टैक्स को लेता भी था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आज के समय में सरकार लेती है तो उस समय भी तो राजा लेता होगा ना, टैक्स उस समय भी लिया जाता था। तीसरा है कि हीडर्स वर एक्सेप्टेड
टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारे हीडर्स थे जो पशुपालन करते थे, क्या इनको ऊपर जो टैक्स था वो लिया जाता था एनिमल के रूप में, या फिर जो एनिमल का प्रोड्यूस है, जैसे कि मान लो किसी ने अगर गाय वाय पाल रखी है, तो जो राजा था वो क्या करता था, या तो उनसे गाय ले लेता था, या फिर गाय के बदले उनसे वो टैक्स के रूप में गाय का दूध ले लेता था। तो क्या ऐसा किया जाता था महाजनपदास में? हम बोलेंगे जी हाँ, ये भी बिल्कुल किया जाता था। तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट नहीं होगा। तो हमारा एक और लास्ट स्टेटमेंट बचता है, वो है कि प्रिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि जो हमारे प्रिस्ट थे और क्राफ्ट पर्सन थे, क्या इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था? हम बोलेंगे अगर प्रिस्ट होता ना, तो एक बार हम सोच भी सकते थे कि हो सकता है कि कहीं प्रिस्ट से टैक्स ना लिया जाता हो, लेकिन क्राफ्ट पर्सन से क्या टैक्स नहीं लिया जाएगा? हम बोलेंगे लिया जाएगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो हमें पता है कि जो रूल ऑफ महाजनपदास था, यहाँ क्या हुआ था कि छोटे-छोटे जो जनपद थे वो मिल करके अब बड़े जनपद होते जा रहे थे, और जब बड़े जनपद होते जा रहे थे तो यहाँ पर बड़े-बड़े फोर्ट बनाए जा रहे थे, बड़े-बड़े किले बनाए जा रहे थे, बड़ी-बड़ी आर्मी जो है वो राजा के द्वारा मेंटेन करी जा रही थी। तो भैया इतनी सभी बड़ी चीज़ों को करने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। तो पैसे पाने के लिए ना ये लोग क्या करते थे, इन्होंने सोचा कि अब जो हमें टैक्स मिलता था ना, पहले वॉलेंट्री हुआ करता था, लोग अपने मन से राजा को ला करके कुछ दे दिया तो राजा ने रख लिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब राजा को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने सोचा कि हम चीजों को वॉलेंट्री क्यों रखें, हम लोगों से जो टैक्स है ना वो रेगुलर बेसिस पर अब वसूला करेंगे। और उसने क्या करा कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो उसे ह्यूज फोर्ट बनवाने थे, जो उसे बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया कि रेगुलर टैक्सेस जो है वो लगाने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहला जो टैक्स लगाया वो क्रॉप के ऊपर लगाया, यानी कि फसलों के ऊपर लगाया। और ये जो टैक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उस समय जो लोग थे, जो ज्यादा से ज्यादा लोग थे वो किसानी का काम करते थे, वो सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फार्मर एक्टिविटीज से जुड़े होते थे। तो इससे राजा को काफी बड़ा जो टैक्स अमाउंट है वो मिल जाता था। और ये जो टैक्स था वो राजा ने फिक्स किया था कि आप जितना भी फसल उगाते हैं उसका 1/6 आप मुझे देंगे। और इस चीज को जो है वो भाग या फिर शेयर के नाम से हम जानते हैं, उस समय से भाग या फिर शेयर भी कहा जाता था। दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरे जो हमारे टैक्सेस हैं, उनके अलावा हम बात करते हैं क्राफ्ट पर्सन की, जो हम अभी यहाँ देख रहे थे। क्राफ्ट पर्सन जो ऐसे इंसान थे जो कि राजा के लिए काम करते थे, हालांकि इनको भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन टैक्स के रूप में क्या करता था राजा, कहता था कि भैया आप मुझे पैसा वैसा मत देना, आप आकर के एक महीने में एक दिन, मतलब एक महीने के अंदर एक दिन आकर के आप हमारे यहाँ मजदूरी कर दीजिएगा, आप हमारे यहाँ लेबर कर दीजिएगा। तो इसके रूप में राजा क्या करता था कि इनसे टैक्स वसूल लिया करता था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्राफ्ट पर्सन भी टैक्स देते थे, हालांकि टैक्स वो पैसे के रूप में नहीं देते थे, टैक्स वो लेबर के रूप में देते थे, अपनी मेहनत के रूप में देते थे, लेकिन देते तो थे। तो यानी कि ये क्राफ्ट पर्सन भी है ना, वो भी यहाँ पर टैक्स पे करेगा, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट हो गया था, और इसे हमने करेक्ट मार्क किया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीडर्स की। तो हीडर्स जो थे ना, इनको भी टैक्स देना पड़ता था अपने एनिमल के या फिर एनिमल के प्रोड्यूस के रूप में। और इसको बेसिकली क्या कहा जाता था, और जो भी और हमारे जो भी बेसिकली बोल सकते हो कि सामान चीजें खरीदे या बेचे जाते थे ना, राजा उसके ऊपर भी लोगों से टैक्स वसूल करता था। इसके अलावा कोई लोग जैसे मान लो जो हंटर कर रहा है, जो कुछ चीजों को जंगली जो लोग हो गए ना, बेसिकली जो जंगल में जाते थे, जंगली चीजों को लाते थे, बेचते थे, तो अगर जंगल में कोई अच्छी चीज दिख गई तो वो राजा को उन्हें देना पड़ता था, यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम पर राजा उनसे भी टैक्स वसूला करता था। तो ये हमने पढ़ा महाजनपदास के टैक्सेस के बारे में। आई होप ये सारी चीजें अब क्लियर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि बृहस्पति इज कंसीडर, यानी कि जो बृहस्पति है उनको कंसीडर किया जाता है द फाउंडर ऑफ द चारवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी कि जो हमारे चारवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी होती है उसके फाउंडर हम किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल इन्हीं को कहा जाता है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द स्कूल ऑफ फिलोसफी इज मेंशन्ड इन द बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि ये जो हमारी चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसका जो जिक्र है वो आपको कहाँ मिलता है, क्या ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर मिलता है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल मिलता है। दे अर्ग द अटेनमेंट ऑफ द सेलिब्रेशन थ्रू मेडिटेशन, क्या इन्होंने ऐसा कुछ कहा था क्या कि अगर हमें सेलिब्रेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें मेडिटेशन करना होगा? तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है, और बाकी 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं
चारवक्का स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करूं तो जो चारवक्का है इसे कई लोग जो है वो लोकयता भी कहते हैं, और इसे जो है वो बृहस्पति ने लिखा था ऐसा माना जाता है, यानी कि बृहस्पति ही इसके फाउंडर हुआ करते थे। ये बेसिकली आपकी एक फिलोसफिकल स्कूल ऑफ द मटेरियलिस्टिक हमारी चीज होती है, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, और ये बेसिकली बताती है या फिर इसके बारे में हमें जिक्र जो है वो वेदास या फिर जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके अंदर मिलता है। तो आप बोल सकते हो कि जो चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद और वेदास के अंदर। तो ये जो हमारी बृहदारण्यक उपनिषद थे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर वेदास होता ना तो भी ये बिल्कुल सही हो जाती। अच्छा, इसके अंदर बात क्या करी गई, ये जो हमारी चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसके अंदर बात ये करी गई कि जो इंसान है ना, लोग क्या कहते हैं कि भैया मरने के बाद आपका कर्म का हिसाब होगा, आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आप चाहते हो कि आप दुनिया में दोबारा जन्म ना लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये सारी चीजें होती थी जो लोगों को बताई जाती थी। तो इस फिलोसफी के अंदर ये कहा गया कि भैया कोई भगवान नहीं है, कोई हमारे ऊपर नजर नहीं रख रहा है, कोई ऐसा डिवाइन या फिर इस सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा कि ना ही तो हमारे कर्मों का हिसाब होता है, ना ही हमें किसी मोक्ष की प्राप्ति करने की जरूरत है। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखो, इसने बोला था कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन ये तो फिलॉसफी बोल रही है कि हमें जरूरत ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की। तो क्या वो ये कहेंगे क्या कि हमें मेडिटेशन करना है, हम बोलेंगे नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट हो गया था, और बाकी जो हमारे ये दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या जाना कि चारवाका जो स्कूल है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इसमें बेसिकली बताया गया कि भैया कर्मों का हिसाब नहीं होता, आप अपने जीवन को जीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया इस धरती के ऊपर ना किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान है, वो कुछ नहीं है, ना ही तो यहाँ ब्रह्मा है ना ही यहाँ विष्णु है। तो इसने जो ब्रह्मा के एग्जिस्टेंस हुआ करते थे उनको इसने डिनाई किया हुआ है। तो ये बेसिकली स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि चारवाका है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद द रेफरेंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के इतिहास के अंदर ये जो टर्म दिए गए हैं इन टर्म का संबंध किस चीज से है ये आपको बताना है। पहला है कर्षण, कर्षण का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। फिर है वापन, वापन का मतलब क्या होता है, लावन का मतलब क्या होता है, मर्दन का मतलब क्या होता है। देखो, कर्षण का मतलब होता है ट्रिलिंग करना। ट्रिलिंग का मतलब क्या होता है, और जब आप खेत को जोतते हो ना, जैसे मान लो हमारी जब लेटर वैदिक पीरियड थी तो उस समय लोग जो है वो एग्रीकल्चर किया करते थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में जब खेत को जोता जाता था, जब उन्हें ट्रिलिंग किया जाता था, तो उसी चीज को जो है वो कर्षण कहते थे। तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। इसमें पूछा है कि कितने सारे पेयर जो हैं या कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो कि करेक्टली मैच है। तो पहला तो हमारा करेक्टली मैच है, क्योंकि कर्षण का मतलब ही ट्रिलिंग होता है। वापन का मतलब क्या होता है, तो वापन का मतलब अभी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लावन का मतलब। देखो, लावन का मतलब होता है जब आपकी जो फसल है जब पक जाती है, जब उसे आप काटते हो ना, उसी चीज को लावन कहा जाता है। तो बेसिकली हमारी लावन होती है जब हम रीप करते हैं या फिर हार्वेस्टिंग करते हैं अपने फसलों की, तो उसे कहा जाता है। मर्दन का मतलब क्या होता है, देखो मर्दन का मतलब होता है कि जब हम थ्रेशिंग करते हैं। ये थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारी फसल पक जाती है और फसल के अंदर से हम जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को अलग अलग करते हैं, वही प्रक्रिया हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। तो मर्दन बेसिकली हमारी थ्रेशिंग होती है, और लावन बेसिकली क्या होता है, लावन होता है जब हम रीपिंग करते हैं। तो इस चीज को हम क्या सोविंग कहते हैं, नहीं, सोविंग तो अलग होता है। सोविंग का मतलब क्या होता है, ये होता है वापन। ठीक है, सोविंग का मतलब क्या होता है, वापन। वापन का मतलब या सोविंग का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपने खेत में बोए हैं तो उसके अंदर जो घास हो गए, ठीक है, तो उस घास को जब निकाला जाता है ना, उसी चीज को, फसल के अंदर से घास को निकालने के लिए क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। तो सोविंग जो होता है वो वापन होता है। लावन होता है हार्वेस्टिंग करना, यानी कि 2 और 3 जो है वो मैच नहीं है करेक्टली, केवल हमारे 1 और 4 जो है वो करेक्टली मैच हो जाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इन लेटर वैदिक पीरियड्स, यानी कि भैया लेटर वैदिक फेज में हम किस तरीके से एग्रीकल्चर करते थे। तो इस समय क्या होता था कि राइस और व्हीट जो थे, यानी कि आपके गेहूं हो गया और चावल की जो खेती हो गई ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो एक मेन क्रॉप के रूप में उगाया जाता था। ऑल द वैदिक पीरियड कंटिन्यू ग्रो बार्ले। हालांकि जो वैदिक पीपल थे ना, वो बार्ले यानी कि बेसिकली जो बार्ले होता था ना, बाजरा वगैरह होते थे, उसको भी ये उगाते थे और काफी अच्छे मात्रा में उगाते थे। बीट जो है वो काफी ज्यादा जो बोल सकते हो फेमस था,
और ये एक प्रिंसिपल फूड हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, यानी कि गेहूं की जो खेती है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर किए जाते थे। और इन्हें सबसे ज्यादा जो है वो एक प्रिंसिपल फूड यानी कि एक बोल सकते हो ना कि मुख्य खाने या फिर आहार के रूप में भी इसे ग्रहण किया जाता था। राइस तो था इसकी, राइस को उस समय क्या कहा जाता था, वरही कहा जाता था। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि ये टर्म हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राइस जो है वो लेटर वैदिक फेज में क्या कही जाती थी, तो राइस को वरही कहते थे। और जो वीट है यानी कि जो हमारे गेहूं है उसे हम गोधुमा कहते थे। तो ये बेसिकली हमारे कुछ नाम होते हैं चावल के जो कि उस समय पर यूज किए जाते थे। अगर हम बात करें राइस की ना, तो राइस का इंपॉर्टेंट उस समय पर बहुत ज्यादा था, क्योंकि राइस का यूज जो है ना, कुछ हमारे जो रिचुअल्स हो गए, जो राइट्स हो गए, जैसे मान लो कुछ आपके जो धार्मिक कर्म हो गए ना, उसमें भी हम राइस का इस्तेमाल करते थे। वो आज के समय पर भी किया जाता है। अगर आप शादियों वगैरह में जाओ तो देखो चावल के जो कुछ बना करके ना उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चावल जो है वो पिछले समय से यानी कि लेटर वैदिक फेज से उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग तरीके से, हमारे जो धार्मिक कार्य होते हैं उसके अंदर हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गेहूं के साथ ऐसा नहीं है, गेहूं को हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो हम चीजें पढ़ रहे थे ना अभी, ये जो हमने 4 चीजें पढ़ी जो हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित थी, ये 4 स्टेप होती हैं जो कि हमारे शतपथ ब्राह्मणा के अंदर लिखा गया है। एक बार फिर से देख लें कि जो ट्रिलिंग है वो बेसिकली होता है, इसका मतलब खेतों को जोतना, और इसे उस समय पर कर्षण कहा जाता था। वापन होता है कि जब हम खेत को क्या करते हैं, उसमें से घास वगैरह निकालते हैं ना, तो उस चीज को हम सीड ग्रोइंग या फिर सीड सोइंग कहते हैं। रिपिंग या हार्वेस्टिंग होती है जिसको हम लावन कहते हैं। इसका मतलब आपकी फसल पक गई है, आप उसे काट रहे हो, तो ये लावन होती है। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि आप फसल को निकाल रहे हो, अलग कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, थ्रेसर कर रहे हो उसका, तो ये होती है बेसिकली हमारी थ्रेसिंग। तो 1 और 4 इस आंसर, इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म भाग दुहा, संग्रहति एंड अक्सबापा रिलेटेड। देखो भाग दुहा से आपको क्या याद आ जाएगा, भागा याद आ जाएगा। भागा क्या था कि शेयर था, और शेयर क्या था, टैक्स का शेयर था। तो ये बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम होगा ना, यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे। केवल इसका आंसर जो होगा वो 4th नंबर राइट हो जाएगा, जो कि रेवेन्यू सिस्टम हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे जो टर्म है ना, ये आपके रिलेटेड हैं किससे, रेवेन्यू सिस्टम से। तो अब हम बात करते हैं कि ये टर्म बेसिकली है क्या। देखो भाग दुहा का मतलब क्या होता है, भाग दुहा का मतलब होता है कि जो कलेक्टर होता है, जो टैक्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। संग्रहति क्या होती है, संग्रहति बेसिकली आपका ट्रेजरर होता है जो कि खजाने का मालिक होता है। और अक्सबापा क्या होता है, अक्सबापा आपका होता है अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट करता है राजा के लिए, और वो बताता है कि कितना पैसा कहाँ दिया गया है या फिर कहाँ है, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो लेटर वैदिक पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चलता था। देखो उस समय क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्ली वैदिक पीरियड पे वहां पर सभा समिति वगैरह हुआ करती थी ना, तो वही लेटर वैदिक पीरियड में भी आगे कंटिन्यू रही। लेकिन क्या था कि जो समिति थी वो बहुत बड़ी असेंबली हुआ करती थी, और उसके कंपेरिजन में जो सभा था वो बहुत ही छोटा हुआ करता था। सभा को एज अ लोअर कोर्ट आप देख लो, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो उस तरीके से आप सभा को देख लो। और जो हमारा समिति हुआ करती थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम किया करती थी। जो समिति थी उसके अंदर काफी ज्यादा लोग रहा करते थे और सभा के अंदर कम लोग रहा करते थे, और ये राजा के लिए जो है वो काम करते थे। अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि जो लेटर वैदिक एज है, इस समय क्या हुआ था कि अलग अलग कास्ट बन गई थी, अलग अलग सब कास्टेस वगैरह हम देख रहे हैं। तो इस समय क्या हुआ था कि हमारी सोसाइटी जो थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, और इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को डील करने के लिए राजा ने क्या किया था, अलग अलग ऑफिसर्स बनवा दिए थे। अलग अलग ऑफिसर्स के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त कर दिए गए थे, जिनमें से कोई कुछ ऑफिसर्स के नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, अलग किसी और क्वेश्चन में भी इन ऑफिसर्स के नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन होता है सुता। सुता का मतलब क्या होता है, चैरियटर, जो कि हमारे रथ को चलाता है। संग्रहति आपने अभी पढ़ा, ट्रेजरर होता है। भागदुआ जो कि हमारा टैक्स कलेक्टर होता है, और अक्सवापा बेसिकली हमारा अकाउंटेंट होता है। ग्रामीणी किसे कहते हैं, जो हेड ऑफ विलेज होता है, जैसे सरपंच जी होते हैं ना, उसको हम ग्रामीणी कहा करते थे उस समय। एक हमारा होता था तक्षण, जिसे हम कारपेंटर बोला करते थे, और छतरी को बेसिकली हम चैम्बरलैन बोला करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा लेटर वैदिक फेज था या लेटर वैदिक पीरियड था वो किस तरीके से काम करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय क्या था कि जो लोग थे ना, वो बेसिकली एक गांव में रहा करते थे, और उनके ऊपर बेसिकली एक विलेज जज भी नियुक्त किया जाता था। जो पनिशमेंट था क्राइम के लिए वो थोड़ा सीवियर था बोल सकते हो, रेदर देन सीवियर पनिशमेंट उनको दिए जाते थे। और उस समय क्या था कि इंपोर्टेंस होती थी, जैसे कि अगर मान लो आपको किसी सबूत
सबूत की जरूरत है ना, तो आइज विटनेस यानी कि ऐसा इंसान चाहिए था जो गवाही दे सके कि उसने आंखों से वो चीज देखी हो, तभी उस गवाही को मान्य माना जाता था। इन्फॉर्मर को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। इन्फॉर्मर जो कि केवल सुन के बोल रहा है कि हाँ मैंने ऐसा सुना है, तो उसकी बातों को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन अगर जिसने देखा है, आइज विटनेस को जो है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जो लॉज थे वो काफी ज्यादा क्लियर थे। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि अगर मान लो कोई फादर है, उसका कोई सन है और एक डॉटर है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसके मरने के बाद, तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? अकेले उसके बेटे की हो जाएगी। ये हमारी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हुआ करती थी लेटर वैदिक एज में। लेकिन जो डॉटर है उसकी भी प्रॉपर्टी हो सकती है अगर क्या हो जाए कि उस डॉटर के अलावा उस इंसान का कोई भी बेटा या बेटी ना हो। और यह भी ध्यान रखना है कि उसकी अगर कोई बेटा होता है तो उस डॉटर को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। तो ये बेसिकली लॉ हुआ करते थे हमारे इनहेरिटेंस के संदर्भ में, जिसे हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद रेफरेंस द अर्ली वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड को आपको ध्यान में रखना है और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे आपको निष्कर्ष निकाल के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला हमारा स्टेटमेंट होता है कि किंगशिप वाज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि जो किंगशिप था, जो राजा था, वो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हुआ करता था। यानी कि जैसा लोग चाहते थे राजा वैसा ही बनता था, या फिर लोगों के ऊपर या लोगों के विचार के ऊपर जो राजा था वो नियुक्त हुआ था। दूसरी है द किंग डिड नॉट मेंटेन अ रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी। यानी कि जो राजा था, क्या वो कोई रेगुलर या फिर स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था। हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्ली वैदिक की। ये ध्यान में रखिएगा आप। एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशंस। क्या उनकी जो ऑक्यूपेशन था, जो मुख्य व्यवसाय था, वो एग्रीकल्चर था? हम बोलेंगे नहीं था। क्यों भैया? क्योंकि वो लोग तो पेस्टोलिस्ट हुआ करते थे ना, वो पशु पालन किया करते थे, कैटल रियरिंग थे, वो पशुओं को रखते थे, पशुओं का पालन करते थे, और वो उनकी जो थी वो मेन ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी। यानी कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो होगा वो तो हो जाएगा रॉन्ग। यानी कि हमारे 3 अगर रॉन्ग हो गए तो ये सारे के सारे रॉन्ग हो गए, और एक जो है वो बचा हुआ है और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 और 2 वनली हो जाएगा। अब आइए इसको बारी बारी से समझते हैं कि चीजें हैं क्या। देखो, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ना आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के लोग जो थे ना वो एग्रीकल्चर किया करते थे, और वे वाइडली यानी कि बोल सकते हो कि काफी बड़े स्तर पर जो है वो खेती से जुड़े हुए थे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अर्ली वैदिक आर्यंस की, तो ये बेसिकली पेट्रोलिस्ट हुआ करते थे। पेस्टोलिस्ट का मतलब होता है कि ये पशुपालन वगैरह किया करते थे। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो रेफर करती है कि अर्लीस्ट लिटरेसी रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन कल्चर द वेदास। यानी कि जो हमारे अर्ली वैदिक हैं या फिर जो लेटर वैदिक हैं, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो ये वेदास के बारे में पता चलता है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है। इस समय हमें ये पता चलता है कि जो किंगशिप थे, वो राजा जो था वो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। यानी कि जो लोग चाहते थे राजा वही करता था, या फिर राजा लोगों के वजह से ही बनाए जाते थे। जो इस समय लोग हुआ करते थे, कोई इंसान था ना, उसको उसके कुल या खानदान के रूप में जाना जाता था। लोग पूछते थे, जैसे आपको जाना जाता है ना कि आपके नाम से आपके काम से, लेकिन उस समय क्या था कि आपके खानदान से आपको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है था कि हमारा जो किंग था वो क्या मेंटेन करता था स्टैंडिंग आर्मी? हम बोलेंगे नहीं करता था। राजा उस समय का यानी कि अर्ली वैदिक के समय पर राजा जो है वो किसी आर्मी को मेंटेन नहीं करता था, वो रेगुलर आर्मी नहीं रखता था। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ कि जब हमारे महाजनपदास बनने लगे थे तो राजा जो था वो अब स्टैंडिंग आर्मी रखने लगा था। लेकिन यहाँ बात अर्ली वैदिक की हो रही है, तो यहाँ पर राजा जो है वो रेगुलर आर्मी या स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा। जब ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा तो फिर अगर वार हो गया तो क्या हो गया? तो वार होगा तो वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे व्रता गना ग्रामा श्रभा, ये जो है ना वो राजा के लिए लड़ाई करने के लिए जाते थे। और ये बेसिकली ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे जो राजा के लिए मिलिट्री का काम करते थे और राजा के साथ लड़ाई में जाया करते थे। और ये बाकी सारी चीजें हमने वैसे भी पढ़ी है। ऑक्यूपेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या था कि जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो हमने पढ़ा कि वो पेटलिस्ट हुआ करते थे और कैटल रेयरिंग हुआ करते थे। तो आई होप ये सारी चीजें अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि हमने इसका आंसर जो है वो 1 और 2 मार्क क्यों किया है, और अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि ऋग वैदिक के बारे में कौन कौन सी चीजें जो है वो करेक्ट है। देखो, ऋग वेद शेयर द मेनी सिमिलरिटीज विद द अवेस्तास एंड द ईरानियन टेक्सेस। यानी कि जो हमारा ऋग वेद है वो क्या काफी ज्यादा सिमिलर है जो कि हमारे ईरानियन टेक्स्ट है जिसका नाम होता है अवेस्ता। अभी हम बताते हैं इसके बारे में। इसने पूछा कि द ट्राइबल ऑफ भरत एंड पुरु ज्वाइन अ मेक अ न्यू रूलिंग ट्राइब कुरु। क्या जो भरत ट्राइब थी और पुरु ट्राइब थी वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या वो एक कुरु नया
ट्राइब जो है वो बना लेते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। फिर है हमारा प्रेयर्स एंड वर्शिप बाय सैक्रिफिशियल वर अब्सेंट ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। क्या जो प्रेयर थे या वर्शिप वगैरह जो होते थे वो ऋग वैदिक के अंदर अब्सेंट थे क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत होना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ऋग वैदिक के जो लोग थे वो वर्शिप किसकी करते थे? बेसिकली वो नेचर वर्शिप के साथ साथ ना कुछ जो भगवान है, जो देवी देवताएं हैं, उनकी भी वे लोग पूजा करते थे। तो वे बेसिकली क्या करते थे? रेसिटेशन ऑफ प्रेयर यानी कि मंत्रों का उच्चारण करते थे, गाते थे, कुछ प्रेयर वगैरह गाते थे और वे ऑफरिंग करते थे सेक्रीफाइसेस को। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो प्रेयर वगैरह करते थे, वर्शिप वगैरह करते थे। प्रेयर जो था वो इंपॉर्टेंट था, और प्रेयर का मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। वो बेसिकली प्रेयर करते थे ताकि उनके जो पशु हैं, जो उनकी फैमिली है वो अच्छी रहे, इसके लिए जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे, तो इसके लिए वो प्रेयर वगैरह किया करते थे। प्रेयर जो होता था वो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में हुआ करता था, और जो अलग अलग ट्राइबल्स के ग्रुप हुआ करते थे वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये तरीके होते थे हमारे मूड ऑफ वर्शिप, यानी कि किस तरीके से हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ टेन किंग। ये शायद सीडीएस में इस बार का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बैटल ऑफ टेन किंग जो था, इस बार का नहीं, हालांकि मतलब सीडीएस के पीवाईक्यूज में तो पूछा ही गया है कि जो हमारा बैटल ऑफ टेन किंग है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि जो परुसनी नदी होती है, जिसे हम रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे हमारा बैटल ऑफ टेन किंग लड़ा गया। बैटल ऑफ टेन किंग में क्या होता था कि हमारे जो राजा थे वो बेसिकली एक ग्रुप में हो गए थे, जैसे 5 राजा एक तरफ हो गए, 5 राजा एक तरफ हो गए। जैसे कि एक भरत ट्राइब जो थी वो लीड कर रही थी, और एक हमारी पुरु ट्राइब थी वो लीड कर रही थी। ठीक है, तो जो भरत ट्राइब थी उसने पुरु ट्राइब को जो है वो हरा दिया था, और बाद में जो भरत और पुरु हैं वो आपस में मिल गए थे, और उन्होंने मिलकर के एक नया ट्राइब बनाया था जिसका नाम था कुरु, यानी कि यही चीज इसमें लिखी गई थी, और ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सका। इसके आगे की बात करें तो कुरु जो है वो बाद में मर्ज हो गए थे किसके साथ? पंचाल के साथ। और ये पंचाल जो है वो बाद में जब लेटर वैदिक आता है तो ये अपने आप को एक बहुत ही मजबूती के साथ जो स्टैब्लिश कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज ऑफ ऋग वेदा की, इसमें क्या होता है कि अगर मैं ऋग वेदा की बात करता हूं तो जो आज हमारे भारत में ऋग वेदा है ना, ऐसे ही ईरानियन टेक्सास के अंदर एक अवेस्ता है। अवेस्ता क्या होती है? अवेस्ता और हमारी ऋग वेदा में काफी ज्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। क्यों इसलिए मिलती है सिमिलरिटी? क्योंकि हमारे कुछ जो देवी देवताओं के नाम जो ऋग वेद में हमने लिखे हुए हैं ना, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, ऐसे ही कुछ और भी गॉडेज मतलब गॉड हैं जिनके सेम टू सेम नाम हमको ईरानियन टेक्सास में मिलते हैं। ठीक है, जो चीजें हम यहाँ पर सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी का डिवीजन करते हैं, वही सेम चीज हमें अवेस्ता के अंदर भी ईरानियन टेक्सास में मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऋग वेदा है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है ईरानियन टेक्सास अवेस्ता के साथ। यानी कि इसके जो तीनों तीनों तो नहीं, 3 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, 1 एंड 2 जो होंगे वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ऋग वेदा की बात चल रही है तो ऋग वेदा की बात कर लेते हैं। तो देखो ऋग वेदा के बेसिकली हमारे 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में से मंडल का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वगैरह होती हैं। तो बेसिकली हमारा बुक 2 से लेकर के बुक 7 तक को हम ओल्डेस्ट कहते हैं, और बुक 1 से लेकर के बुक 9 को, बुक 1 और 9, 1 से लेकर के नहीं, 1 और 9 को, 1 और 10 को हम क्या कहते हैं? ऐसा मानते हैं कि ये बाद में जोड़े गए, यानी कि 1 और 9 जो मंडल है ना वो न्यू है, और बुक जो है 2 से लेकर के 7 तक ये बेसिकली हमारे ओल्डेस्ट होते हैं। जो वर्ल्ड फेमस गायत्री मंत्र है वो हमारे बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम नंबर 3 है या बुक नंबर 3 है या मंडल नंबर 3 है उसी में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जान जाइएगा। ये बेसिकली चीजें होती है जो हम इसके क्वेश्चन से सीख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को पढ़ करके इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो भैया लेटर वैदिक पीरियड के संबंध में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, ये आपको बतानी है। देखो लेटर वैदिक पीरियड में होता क्या ना कि जो हमारे आर्यंस अभी केवल कहाँ पे थे? नॉर्थ में आकर सिचुएटेड थे ना, वो धीरे धीरे अब साउथ की तरफ उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यही वो लिख रहा है कि यानी कि इनका जो एक्सटेंडेड है वो अब होना स्टार्ट हो गया था जब लेटर वैदिक हुआ था। ये यूपी में आ गए थे, ये गंगा यमुना के दुआब में आ गए थे, और ये धीरे धीरे विंध्याचल से होते हुए साउथ इंडिया की तरफ भी पहुंच रहे थे। तो ये करेक्ट आंसर हो, यानी कि ये तो इनकरेक्ट है नहीं, क्योंकि मैंने भी बोला ना कि ये अब धीरे धीरे साउथ की तरफ आ रहे थे, यानी कि ये पहले नॉर्थ में थे और नॉर्थ से धीरे धीरे
साउथ की तरफ आना स्टार्ट हो गए थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर पूछा है कि जो बलि था, बलि दैट इज कॉल्ड टू द टैक्सेस, ठीक है, तो बलि विच वाज अ वॉलेंटरी गिफ्ट बिकम अ मैंडेटरी टैक्सेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। क्योंकि राजा को क्या चाहिए था, बड़े बड़े फोर्ट बनवाने थे ना, उसको बड़ी बड़ी सेना को मेंटेन करना था, तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि अब जो टैक्स है वो वॉलेंटरी नहीं रखते हैं, अब हम मैंडेटरी कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो सका। फिर बोला गया कि बार्ले कंटिन्यूड बट राइस एंड व्हीट बिकम द चीफ क्रॉप, क्या ये सही है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही है भैया। क्योंकि जो बार्ले था वो तो उगाया ही जा रहा था लगातार, लेकिन जो अभी भी हमारे जो चीफ क्रॉप थे ना, जो मुख्य फसलें थी, उसमें आपका राइस और व्हीट यानी कि चावल और गेहूं की जो फसलें थी ना, वही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो ये भी तो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ये भाग दुहा वाला हो गया। भाग दुहा वॉज द ऑफिशियल केयर टेकर ऑफ द गेम एंड फॉरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। भाग दुहा बेसिकली आपका एक रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, ये केयर टेकर ऑफ द गेम्स एंड द फॉरेस्ट नहीं हुआ करता था। तो आइए कुछ हम बात कर लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित और सारी चीजों की। तो जो हमारा बलि था, जिसको हम बेसिकली क्रॉप टैक्स भी बोला करते थे, तो बेसिकली इसमें क्या होता था, पहले ये ऋग वैदिक समय पर ये मैंडेटरी नहीं था या वॉलेंटरी था, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया था। इनका जो एक्सटेंडेड हो गया था वो भी हमने देखा कि भैया ये डेक्कन की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। बार्ले तो उगाया जा रहा था, लेकिन अभी भी जो हमारी चीफ फसल है वो राइस और व्हीट हुआ करती थी। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेस की बात करूं, तो ऑल द अदर वेदास की अगर बात करी जाए, देखो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गोत्रा जो है, यानी कि गोत्र का पहली बार जो जिक्र मिलता है वो आपको इसी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर मिलता है। और यहां पर यह भी बताया गया कि अगर आप एक गोत्र के हैं तो आपके अंदर शादी नहीं हो सकती, मतलब गोत्र के अंदर मैरिज जो है वो अलाउ नहीं होती थी। ये सारी चीजें हमें लेटर वैदिक में देखने को मिलती है। सोशल डिवीजन की बात करें तो इस समय जो सोशल डिवीजन था, इनकी सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो जाती थी चार वर्णों के अंदर। चार वर्ण बेसिकली कौन कौन से थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे। ये चार हमारे वर्ण हुआ करते थे, जिनके अंदर हमारी सोसाइटी क्या हो गई थी, डिवाइड कर गई थी। इसमें जो ब्राह्मण था उसको काफी ज्यादा पावर दी गई थी, काफी ज्यादा उसको प्रेस्टिज दी गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लेटर वैदिक में आपको चार आश्रम देखने को मिलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके अलावा आपको आपको क्या मिलेगा, आपको बेसिकली इसके अंदर ना लेटर वैदिक में आप देखेंगे कि यहाँ पर अरण्यकाज, उपनिषद, संहिताज या फिर सामवेदास जो हैं, इस तरीके के जो बुक हैं उनको भी लिखा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरण्यकाज, उपनिषद, संहिताज या फिर सामवेदास किस समय पर लिखे गए, तो ये आपके लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात करूं तो महाजनपदास जो थे वो छोटे छोटे किंगडम को मिलाकर के अब बहुत बड़े बनते जा रहे थे। जो रिचुअल और सेक्रीफाइसेस थे, जैसे कि राजसूया, अश्वमेघ और बाजपेय, ये हमारे क्या हो गए थे, अभी आपने पढ़ा था ना पहले ही क्वेश्चन में, हमने देखा था कि पांच हमारे ऋग वैदिक टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, और ये जो तीन टाइप के हमारे सेक्रीफाइसेस है ना, ये लेटर वैदिक में किए जाते थे। राजसूया, अश्वमेघ और वाजपेय, ये हमारे राजा के द्वारा किए जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में। ट्राइबल्स ऑफ किंग वर लाइक, अब जैसे मान लो कि जो टाइटल हुआ करते थे ना किंग के, जो उस लेटर वैदिक में जो राजा था ना उसके अलग अलग अब टाइटल मिलना स्टार्ट हो गए। जैसे उन्हें लोग सम्राट कहते थे, कुछ लोग उन्हें इकारत कहते थे, कई लोग जो हैं उन्हें वैसे भूपति ऐसे नाम हो गया ना, तो राजा को अलग अलग टाइटल दिया जाता था, राजा की प्रेस्टीज जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। द इंपोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डिक्रीज, जो सभा और समिति थी इसका जो इंपोर्टेंस था वो धीरे धीरे कम हो गया था। और विधाता जो हमारा एक हुआ करता था, ट्राइबल ग्रुप या फिर असेंबलीज वगैरह हुआ करती थी ना, तो विधाता तो कंप्लीटली डिसअपीयर्ड ही हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ता था। पॉलिटिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो अस्कवापा क्या होता था, अकाउंटेंट होता था, अभी आपने पढ़ा। सतपति को क्या बोला जाता था, सतपति को चीफ जस्टिस बोला जाता था या चीफ जज बोला जाता था। और गोवी कर्तन को क्या बोला जाता था, कीपर ऑफ द गेम्स एंड फॉरेस्ट, जो कि हमारा गेम एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था ना, उसको कौन देखता था, हमारा गोवी कर्तन देखता था। तो ये बेसिकली जानकारी थी इस क्वेश्चन से जो आपको प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछ रहा है कि मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन ऑल द 16 महाजनपद, विच ऑफ फॉलोइंग इज टू बी कंसीडर्ड एज द रीजन फॉर इट्स राइज, यानी कि भैया कौन से ऐसे कारण है ना जिनकी वजह से मगध जो है वो 16 महाजनपदों के अंदर से सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो बन गया। तो भैया क्या अबंडेंस ऑफ द आयरन ओर है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। बेटर एग्रीकल्चर इल्ड, यानी कि भैया वहां पर बेटर एग्रीकल्चर फील्ड हुआ करती थी क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल हुआ करती थी। एडवांटेजेस थे क्या जियोग्राफिकल लोकेशन की, बिल्कुल हुआ करती थी भैया। यूजेस ऑफ द एलिफेंट ऑन द लार्ज स्केल इन अ वॉर, यानी कि हाथियों का इस्तेमाल युद्ध के अंदर काफी ज्यादा किया गया मगध के द्वारा। तो ये सारे ही रीजन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि मगध जो क्यों है वो इतना ज्यादा पावरफुल जो स्टेट है या महाजनपद है वो
बन गया। तो बात करते हैं महाजनपद के, तो महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। हमें पता कैसे चलता है? तो ये क्वेश्चन इस बार के ही सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था कि भैया एक हमारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट होती है जिसका नाम होता है अंगुत्तर निकाय। तो ये जो बेसिकली अंगुत्तर निकाय है ना, ये बताती है कि हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे। ऐसे ही हमारी जो जैन टेक्स्ट है, जो जैनों की एक बुक है, उसमें यह बताएगा कि भैया हमारी एक भगवती सूत्र होती है। भगवती सूत्र उस बुक का नाम है जो जैन धर्म की है, और इसमें भी ये बताएगा कि हमारे टोटल 16 महाजनपद होते हैं। इन महाजनपदों के अंदर हम देखें तो 4 महाजनपद ऐसे हैं जैसे कि मगध हो गया, वत्सा हो गया, अवंती हो गया, कौशल हो गया। ये ऐसे महाजनपद है ना जो आपस में लड़ाई करते रहते थे कि हम बड़े तो हम बड़े, ठीक है, ये आपस में लड़ा करते थे। अब भैया इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल रहा वो मगध रहा। इसके उदय का कारण क्या रहा वो हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मगध की स्थापना करी किसने। देखो मगध की स्थापना जो है ना वो जरासंध ने करी थी और बृहदर्थ ने करी थी, लेकिन इसका जो एक्चुअल ग्रो है ना वो स्टार्ट होता है हरनक्या के अंदर। और इनके ग्रो होने का कारण या फिर राइज होने का कारण जो रहा वो ये रहा कि आप देखोगे ना अभी बिहार के अंदर या फिर मगध जो था, जैसे प्रेजेंट डे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ओडिशा हो गया, ये सभी मगध के अंदर आते थे। तो बेसिकली क्या था कि जो मगध है ना, तो यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलती थी वो काफी ज्यादा अच्छी मिट्टी मिलती थी, एलुवियल सॉइल मिलती थी जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल होती थी। एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से होता था। और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इन्होंने एलिफेंट का इस्तेमाल, हाथियों का इस्तेमाल अपने युद्ध में किया था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी मगध की, जिसने इसको वॉर में काफी ज्यादा हेल्प करी और इसे लगभग सारे ही वॉर में विजयी होता रहा। मैं बात करूं तो यहाँ के जो रूलर थे ना वो अनऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि उनमें अंदर कट्टरपन जो होता है ना वो नहीं था अपने धर्म को लेकर के। वे बहुत ही लिबरल हुआ करते थे। वे दूसरों धर्मों की भी इज्जत करा करते थे, जिससे कि लोग जो है ना वो राजा से खुश रहा करते थे और उनका साथ दिया करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या था कि बेसिकली जो हमारे अबंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी जाओ ना झारखंड की तरफ तो लोहे का जो भंडार है वो आपको मिलता है। तो ये बेसिकली उस समय मगध के ही पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर आयरन ओर जो था ना वो बहुत ज्यादा था। इसके वजह से क्या होता था कि यहाँ पर जो हथियार वगैरह थे ना वो बनाने में इन्हें काफी आसानी होती थी और ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, और इसलिए बोल सकते हैं कि जो मगध है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। बाकी सारे हमारे जो 15 महाजनपद रहे वो उतने ग्रो नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली रीजन होता है, और इनके ऊपर बेसिकली कोई आक्रमण भी नहीं कर पाता था क्योंकि इनकी कैपिटल कहाँ होती थी? ग्रीवराज में होती थी, जो कि राजगीर होती थी। तो भैया राजगीर या ग्रीवराज जो है ना वो तीन तरफ से क्या है कि पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इनके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर पाता था। तो इस तरीके से इनकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी हो जाती है, इनका बेटर एग्रीकल्चर हो जाता है क्योंकि एलुवियल सॉइल है, अबंडेंस ऑफ आयरन ओर है जिससे कि हथियार बना लेते हैं, और इनके पास एलिफेंट थे जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया वॉर के अंदर, और ये क्या हो गए? काफी ज्यादा पावरफुल हो गए बाकी 16 महाजनपदों के अंदर। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं जो हमने देखी हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होता है वो ये है कि विद रेफरेंस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग फॉलोइंग स्टेट रिसीव अ रॉयल फिजिशियन ऑफ द मगध एम्पायर व्हेन हिज किंग वाज इल। पूछ रहा है कि भैया इनमें से कौन सा ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री का राजा है या फिर राज्य है जिसके राजा जब बीमार थे तो मगध का जो फिजिशियन था उसको भेजा गया था कि भैया आप जाकर इलाज कर दीजिए। तो भैया ऐसा जो हमारा बोल सकते हो ना स्टेट है वो होता है अवंती। यानी कि जो अवंती के राजा थे ना, जिनका नाम अवंती के राजा का नाम था, यहाँ पर शायद लिखा होगा ना। चलो, अवंती के एक राजा हुआ करते थे जो क्या हो गए थे? बीमार पड़ गए थे। जब ये बीमार पड़ गए थे ना तो इनके दवाई के लिए इनको बेसिकली हुआ क्या था? ज्वेंडिस हो गई थी, ठीक है, जिसको पीलिया बोला जाता है बेसिकली शायद, ठीक है। तो इनको पीलिया रोग हो गया था। इनका नाम बेसिकली क्या था? प्रद्योत ऐसे करके कुछ नाम था। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, प्रद्योत महासेना ऐसे कुछ नाम था। चंद्र प्रद्योत महासेना जो थे ये थोड़े बीमार हो गए थे ना, तो इनको बेसिकली क्या किया था? हेल्प किया था। किसने हेल्प किया था? तो मगध ने हेल्प किया था। हालांकि जो अवंती और मगध है ना इनका झगड़ा चलता रहता है, और ये बहुत ही एक दूसरे के बोल सकते हो कि कट्टर अपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़े अपोनेंट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जिनके वजह से इनकी जो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो दुश्मनी होती है वो खत्म हो जाती है, और ये बहुत अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी ऐसे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के वो राज्य है जिसकी सहायता मगध के ने करी थी जब उसका राजा बीमार था, तो इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन को भेजा था। वो हमारी हो जाती है अवंती। अवंती वो राज्य है जिसके राजा को जब जवेंडिस हुआ था, तो हमारे मगध ने क्या किया था? बेसिकली उन्हें एक अपना फिजिशियन भेजा था। उस फिजिशियन का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। तो उस फिजिशियन का नाम हमारा जीविका हुआ करता था। तो जीविका को भेजा गया था उज्जैन के अंदर, और उसने बेसिकली क्या किया था? राजा की बोल सकते हो कि केयर टेक करी थी, और राजा जो है वो ठीक हो गया था।
ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इतनी सारी चीजें आपको इस वैदिक एज में पढ़नी है। आई होप कि ये वैदिक एज भी आपका रिवाइज रहा होगा। तो जैसा भी लगा हो ये सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट या फिर एनडीए के किसी भी एस्पिरेंट को जानते हैं तो उनके पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।